सौभाग्य के सारे दरवाजे जब खुलते हैं तो घर में जाके बेटी पैदा होती है। बेटी पैदा होती है तो हर एक बाप का कन्यादान करने का सपना पूरा होता है। बेटी पैदा होती है तो असल में भाई होने का भी मतलब समझ आता है। बेटी पैदा होती है जब किसी के घर में जाती है बहू बन के, तो असल में बेटी ही खानदान का वंश बढ़ाती है। इतनी सारी मान्यताएं, इतनी सारी मर्यादाएं निभाने मानने के बाद भी क्या ये समाज बेटी को वो सम्मान दे पाया है? आज मैं जारविस भोजपुरिया आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसको सुन के आप भी कहेंगे कि काश मेरी भी एक बेटी होती। ऐसा लगता था भगवान गुड़िया बनाना चाहते थे, आखिर में उन्होंने उसमें जान फूंक दी। निहायत ही खूबसूरत थी वो, बहुत ही खूबसूरत थी। मैं बचपन से उनसे बहुत प्यार करता था। हर बाप अपने बेटी से जितना प्यार करता है उससे कहीं ज़्यादा उनके पिता उनसे प्यार किया करते थे। परीक्षा में अव्वल नंबर लाने की जैसे आदत सी हो गई थी उनको, हमेशा पास होना है। ऐसी ही खबरें गलियों में दौड़ा करती थी हर साल। उनके पिताजी थोड़े उसूलों के पक्के थे, जैसा कि हर एक बाप होता है, हर एक मर्यादित बाप होता है। लेकिन कन्यादान में हर एक बाप का क्या हाल होता है वो तो एक बाप ही जानता है। लेकिन उस दिन कुछ अलग हो रहा था। ऐसा लग रहा था चाचा जी से उनका खिलौना छिन रहा हो। ये सब देखना मेरे लिए काफ़ी भावुक होने जैसा था। मैं काफ़ी भावुक भी हो गया था देख के। दीदी शुरू से एक शिक्षिका बनना चाहती थी। जैसा कि मैंने बताया कि उनके बाप बहुत ही उसूलों के पक्के थे, तो अपने बाप की मर्यादा को रखने के लिए उस बेटी ने अपने इस सपने का गला घोट के शादी कर ली। मैं उनके साथ ससुराल गया था। ये एक प्रथा है बिहार में, जब बेटी की विदाई होती है तो उसके साथ उसका एक छोटा भाई जाता है। मैं भी गया था वहां पे। पहले ही दिन से मुझे इतना अच्छा लग रहा था वहां पे, मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि उनके पिताजी ने भी उनसे इतना मोहब्बत नहीं किया होगा जितना प्यार उनको उस घर में मिलना शुरू हुआ। मेरे जीजा जी दूसरे शहर में काम करते थे, तो शादी के 25 दिन बाद वो काम पे लौट गए थे। और थोड़े ही दिन बाद गिरगिट ने अपना रंग बदला। मैं उनके परिवार की बात कर रहा हूं। फिर शुरू हुआ वहसीपना, ताना देना, मारना, डांटना, यातनाओं का सफर उनके साथ। बात बात पे उनको ताना दिया जाता कि दहेज कम मिला है। एक दिन जब उनकी सास उनको मारने वाली थी, तब उन्होंने बात को दबाते हुए उन्होंने अपने सारे जेवर उनको दे दिए थे। बेटियों को शुरू से सिखाया जाता है कि बेटियां तुम घर की मर्यादा हो, बेटियां घर की इज्जत होती हैं, बेटियां घर की ये होती हैं, बेटियां घर की वो होती हैं। लेकिन कभी बेटियों से ये पूछा गया है कि उसको चाहिए क्या? क्या उसको वो इज्जत मिल रही है? खैर, यातनाएं, दुखों का सफर उनकी अब आदत बन चली थी। अब उनको ये फर्क नहीं पड़ता था कि अब उनके साथ कितना अत्याचार हो रहा था। थोड़े दिन बाद किस्मत ने थोड़ा सा पन्ना पलटा और आंगनबाड़ी की भर्ती का अनाउंसमेंट किया गया। दीदी का चयन बहुत आसानी से हो गया था। हम बिहारियों की किस्मत इतनी फूटी हुई है कि हर घर में ग्रेजुएशन और पीएचडी की डिग्रियां धूल फाक रही हैं। 4th ग्रेड की नौकरी के लिए पीएचडी होल्डर अप्लाई करता है। इतनी फूटी किस्मत है हम बिहारियों की। लेकिन सरकार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दीदी ने आंगनबाड़ी केंद्र ज्वाइन किया, सिर्फ ये सोच के कि मानसिक तनाव से वो दूर हो जाएंगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि दीदी का सपना था कि वो एक शिक्षिका बन पाए, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को वो एक
जीवन का अगला मोड़ समझ के उन्होंने काम करना शुरू किया। आंगनबाड़ी केंद्र को सबसे बेहतर बनाने के लिए उन्होंने पुरजोर कोशिश करी। जितने बच्चे थे उनको अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करी और उन थोड़े ही दिन में उनके पढ़ाने के तरीके दूर दूर तक मशहूर हो चुके थे। हर जगह से शाबाशी और सराहना मिल रही थी। अब हर घर का, हर उस गांव का हर आदमी अपने छोटे बच्चे को उसी आंगनबाड़ी स्कूल में भेजना चाहता था। लेकिन थोड़े ही दिनों में उनको एक बात पता चली आंगनबाड़ी में हो रहे घपले के बारे में। जो बच्चों को खाना खिलाया जाता है सरकारी पैसों से, उसमें घपला हो रहा था। यही नहीं, सरकारी स्कूल बनवाने में, वो आंगनबाड़ी का स्कूल बनवाने में यूज किए गए मटेरियल जो कि सरकारी तौर पे ठीक नहीं थे, उनको भी यूज किया गया था और ऊपर से नीचे तक एक चरमराई हुई व्यवस्था व्यवस्थित की गई थी। उस स्कूल को बनाने में भी घोटाला किया गया था। हद तो तब हो गई जब उन्हें पता चला कि इतने कम तनख्वाह में जो वो काम करती हैं, उसमें से भी घपला किया जा रहा है। ये काफी संवेदनशील मामला था, लेकिन जब इसकी तह तक जाने की उन्होंने कोशिश की तो पता चला कि उनका खुद का देवर और उसका एक मित्र, सरकारी मित्र जो ऊंचे ओहदे पे था, वो दोनों मिलके ये घपला कर रहे थे, ये गड़बड़ी कर रहे थे, ये स्कैम कर रहे थे। देवर के पास तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि वो खुद ही भ्रष्ट था और उन पे गलत निगाह रखता था। जब भी हम रात को खाना खाते तो मुझसे वो सारी कहानियां बताया करती थी। मैं सोने का नाटक करता था और उनकी आंचल को मैं रोज सुबह गीला पाता था। मैं एक भी रात ठीक से सो नहीं पाता था उनकी आंसुओं को देख के। जीजा जी काफी दिनों बाद घर आए थे। प्यार, मोह, क्षमा, दहेज और पैसे ने सबका गला घोट दिया था। वो शाम मुझे ठीक से याद है, बहुत अच्छे से याद है, मैं भूल नहीं सकता हूं। दीदी सबके लिए खाना परोस रही थी। न जाने कहां से उनके देवर को यह बात पता लग गई थी कि दीदी सबूत इकट्ठा कर रही हैं। दीदी ऊंचे अधिकारियों तक ये बात पहुंचाने वाली है कि उनका देवर और उनका दोस्त मिलके आंगनबाड़ी में धांधली कर रहा था, घपला कर रहा था। लेकिन जिसके पास दीदी ने वो सबूत दिखाए थे, जाके वो देवर का निकला दोस्त और जीजा जी का निकला दोस्त, उसने दीदी का खराब कैरेक्टर जीजा जी के सामने रखा। उसने बताया प्रेम प्रसंग रचा रही है आंगनबाड़ी में, वहां कोई पढ़ाई नहीं होती है, लोग दूर दूर से तुम्हारी बीबी को देखने आते हैं, अपने बच्चे को पढ़ाने नहीं आते। कैसा होता होगा एक बेटी के लिए, एक स्त्री के लिए, एक महिला के लिए, जब वो अपना ज्ञान पूरे संसार को दे रही है, बदले में मर्यादा भी निभा रही है, और उसके बाद भी उसके चरित्र पे अगर कोई उंगली उठाए, सवाल कोई उठाए तो। लेकिन फिर भी दीदी ने आज तक इस बात का कोई जवाब नहीं दिया था। खाना परोसते वक्त जब ये बात देवर ने अपने भाई को बताई, यानी कि मेरे जीजा को बताई, पहली बार पर तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन दूसरी बार उसके हाथ से निवाला छूट गया। और निवाला छूटते ही मुझे लगा कि शायद से उन्हें गुस्सा आया होगा और उन्होंने आमतौर पे खाना छोड़ दिया होगा। लेकिन उस निर्दयी इंसान ने, उस जाहिल गंवार इंसान ने उस दिन वो सारी हदें पार कर दी, जिससे यातनाओं का अंबार उस दिन लग गया। सारा आसमान रो रहा था। वो बाहर गया, बाहर से एक रॉड लेके आया और जितना हो सकता था उस गुड़िया को, गंगा दीदी को, उसने मारा। और ये देखते ही इसको एक अवसर समझ के उसके पूरे परिवार ने उसको भयंकर यातना दिया। और जब गंगा दीदी के शरीर में, उस गुड़िया के शरीर में जान नहीं बची, तो गुड़िया बेजान खिलौने की तरह जमीन पे धम से गिर गई। थोड़े देर के बाद उन निर्दयियों को शर्म नहीं आई तो लात से उनके चेहरे को मार के देखा कि जिंदा है कि मर गई। सांस चल रही थी। मैं कांप रहा था कोने में।
उनको उठा के नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया। थोड़ी देर में जब उनके पिताजी को ये बात पता चली तो गंगा 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 कहते हुए वो ट्रॉमा सेंटर की तरफ दौड़े, जहां पे इमरजेंसी इलाज होता है। उस दिन मैंने ये कहावत सच होते देखी कि मगरमच्छ के आंसू कोई कैसे बहाता है। सबके रंग बदल गए, कोई दया नहीं, कोई क्षमा नहीं, सबके रंग बदल गए और आंसू, गीदड़ की आंसू निकाल के वो सब लोग रोने लगे और रो के ये बता रहे थे कि वो छत से गिर गई, वो छत से गिर गई। मेरे शरीर में सुनने के बाद एक सरिया सा चुभ गया था। वो सरिया मेरे सीने को फाड़ता हुआ मेरे पीठ से बाहर निकल गया, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया क्योंकि दीदी ने मुझे कसम दी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने बाप की मर्यादा को झुठला नहीं सकती, मैं उनको शर्मिंदा नहीं कर सकती। डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने कहा कि इनके नाक की नस फट गई है, तो थोड़े दिन हॉस्पिटल में ही रखना पड़ेगा। भगवान ने उन पे अपनी आशीर्वाद बनाए रखी और थोड़े दिन बाद वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए। उन्होंने निर्णय कर लिया था कि इस बार आंगनबाड़ी में चल रहे घपले को वो सबके सामने, समाज के सामने लेके आएंगी। थोड़े ही दिन बाद वो स्वस्थ होके घर लौटी। रह रह के उनके नाक से खून निकलता था, तो हमें लगता था, उन्हें भी लगता था कि शायद से वो चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है, तो नाक से खून निकल रहा है। लेकिन उस बात की गहराई को सिर्फ मैं जानता था, सिर्फ मैं जानता था। जब वो निर्दयता हो रही थी उनके साथ, जब वो हिंसा हो रही थी उनके साथ, तो उनके पेट में 2 महीने का बच्चा भी था जो मर गया था। थोड़े दिन बाद बांझ का भी एक टाइटल उनके नाम के बाद जोड़ दिया गया। बच्चलन, बांझ, ये उनका नया नाम था, लेकिन उनको इस बात से कोई परवाह नहीं थी। उन्हें तो सिर्फ उन बच्चों की परवाह थी कि काश अपने जीते जी उन बच्चों की जिंदगी सुधार सके। धीरे धीरे वक्त बदला, समय बदला और वो घड़ी आ गई जब उनके पास सारे सबूत इकट्ठे हो गए थे। उन्होंने उस अधिकारी के पास जाके वो सारे सबूत दे दिए जहां से वो प्रमाणित हो गया था कि ये लोग धांधली मचा रहे हैं। कहते हैं कि बिहार ने देश को सब कुछ दिया है, बिहार ने देश को राष्ट्रपति दिया है, बिहार ने देश को प्रधानमंत्री दिया है, आईएएस आईपीएस अफसर्स दिए हैं, रोज इंजीनियर्स दिया है। बिहार के भ्रष्ट नेताओं ने बिहार को गर्त में डालने में कोई कमी नहीं छोड़ी। वो सारी फाइलें उठा के उस अधिकारी ने उनके देवर के पास जाके रखा। वो दिन आखिरी था जब मैंने उनके साथ खाना खाया। दीदी सोई थी, उठी ही नहीं। जैसे ही मुझे पता लगा मैंने उनके पिताजी को बुलाया और मैं उनको हॉस्पिटल लेके भागा। डॉक्टर ने कहा उनकी ब्रेन की नस फट गई, ब्रेन हेमरेज हो गया और इसलिए उनकी मृत्यु हो चुकी है। जाते जाते उस औरत ने, उस बेटी ने, उस बहू ने उन बच्चों की किस्मत बदलनी चाहिए, लेकिन उनके मुकद्दर में भ्रष्टाचार लिखता हूं। आप बताइए, ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूं, कब बदलेगा ये माहौल? कब बेटियों को बेटा का टैग मिलेगा? क्यों चाहिए बेटियों को बेटा का टैग? नहीं चाहिए। बेटी बेटी ही होती है। क्यों बनना है बेटी को बेटा? बेटी बेटों से कहीं ज्यादा समाज के लिए जरूरी है, विश्व का निर्माण करने के लिए जरूरी है, घर का निर्माण करने के लिए जरूरी है, वंश का निर्माण करने के लिए जरूरी है। ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप अपनी बेटियों को और हो रहे समाज में बेटियों के खिलाफ अपराध कब तक रोकेंगे? ये मैं आप पे छोड़ता हूं। नमस्कार।